और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम था, उसी का अपडेटेड फॉर्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम था क्या? हाँ, जैसे नहीं, डाइवर्सिफाइड सिस्टम में इंडिपेंडेंटली इंटरप्राइजेज को लेते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं उसमें। जैसे आप अभी एक का प्रोडक्शन दूसरे के रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा ऐसा करते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें कि डिफरेंट इंटरप्राइजेज को कोई इंटरप्राइजेज को हम कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं और उनके लिंक को ढूंढते हैं कि हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, सॉरी घटाएं, और टोटल इनकम जो है नेट इनकम को कैसे बढ़ाएं। ठीक है। So integrated farming system nowadays is a new concept because you know that India is a land of marginal and sub-marginal farmers. 80 to 90% farmers are marginal and sub-marginal farmers. So for a small land holdings like 1 hectare or 1 acre land, we can increase income by adopting integrated farming system. आवाज साफ जा रही है? यस सर। हेलो। यस सर। So in this respect, you write down the different enterprises of integrated farming system. First one is agronomic crops or crop cultivation. टाइटल एक बार और बोलिएगा सर। Components of integrated farming system. Components of integrated farming system. Crop cultivation, ओके, सुनाई पड़ रही है? यस सर। फर्स्ट वाला क्रॉप कल्टीवेशन है ना? फर्स्ट या सेकंड किसी भी उस सीक्वेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इज horticulture crops like fruit trees, growing fruit trees. Third one is your olericulture और vegetable farming. सर क्या बोले हैं, कौन सा कल्चर? Olericulture, OLERICUL कल्चर। आप गूगल से देख के उसका स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। ओलरी कल्चर, जिसको वेजिटेबल फार्मिंग भी कहा जाता है। देन पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जानते हैं ना? फिश कल्टीवेशन, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग, So these are the few examples. Farmers can go for other enterprises also, like goatry, sheep, then poultry also. Poultry, write down, poultry also is one of the important component. Poultry, mushroom cultivation, and last one is value addition.
So these are the components which are important, which are available. It is very much. You see, I have in the very beginning I have told that agriculture is a site-specific activity. जैसे इंडस्ट्री में है कि आप कहीं भी आपके पास अगर रिसोर्सेस हैं अवेलेबल हैं तो आप कहीं आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बट एग्रीकल्चर है इज ए साइट स्पेसिफिक बिकॉज एग्रीकल्चर इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट एंड वेदर of a particular place and soil climate of a particular place and the location of that particular place where it is located. Could you get my point? समझ रहे हैं इस बात को? जो भी इंटरप्राइजेज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में भी जो भी इंटरप्राइजेज हम लोग लेते हैं वो लेके लोकेशन स्पेसिफिक होगा, मतलब जिस लोकेशन के लिए आप मतलब वाराणसी के लिए अलग होगा, राजस्थान में जहाँ ड्राई फार्मिंग एरियाज है वहाँ पर आईएफएस का मॉडल अलग होगा। हमारे यहाँ जैसे जो मॉडल है उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये सब कंपोनेंट है, लाइक मशरूम कल्टीवेशन है, वैल्यू एडिशन यूनिट है, पोल्ट्री है, डेयरी है, पीसी कल्चर है, फ्रूट कल्टीवेशन है, वेजिटेबल फार्मिंग है, क्रॉप कल्टीवेशन है, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो इन सब कंपोनेंट्स को, अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग को कुछ असाइनमेंट भी तो देना था पिछला वाला जो हम लोग कोर्स पढ़ाए थे वो सेशनल का, सर बीके सर दे दिए थे। दे दिए हैं आपको? यस सर। ठीक, ओके। तो ये कहने का मतलब कि ये सब कंपोनेंट्स जो हैं, क्योंकि आप लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं, अगर कभी आप लोग को मौका लगेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको जो हमारे यहाँ, मतलब ये कोई मैं एक काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ। दिस मॉडल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड वर्किंग रनिंग ऑन द आवर फार्म, मतलब जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म है वहाँ पर ये मॉडल इस्टेब्लिश्ड है, वर्किंग है। वहाँ पर हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है, पोल्ट्री प्रोडक्शन होता है, पोल्ट्री का हार्वेस्ट 52 डेज में ले लेते हैं, बटन मशरूम का कल्टीवेशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। उसमें हमारे पास जैसे आटा बनाने के लिए, तेल निकालने के लिए और चावल निकालने के लिए, दाल बनाने के लिए, तमाम सभी तरह के हमारे पास वैल्यू एडिशन के करने का मतलब हमारे पास वहाँ मशीन्स है जिससे कि हम कोई भी प्रोड्यूस के में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने का मतलब कि कोई फूड प्रोडक्ट है एज ए रॉ, अगर मार्केट में उसको सेल करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका प्राइस बहुत कम मिलता है। लेकिन उसी अगर रॉ प्रोडक्ट को आप उसमें वैल्यू एडिशन जैसे पैकिंग कर दिए, उसको क्लीनिंग कर दिए, उसका ग्रेडिंग कर दिए, उसका ब्रांडिंग करा दिए, तो उससे उसका मार्केटेबिलिटी और प्राइस बढ़ जाता है। तो अब फार्मर्स मान लीजिए कि 15 रुपये केजी अगर आप एक ऐसे धान या 20 रुपीज़ केजी बेच रहा है, उसको अगर चावल निकाल के और उसको पैरा बॉयलिंग करके, जैसे एक पैरा बॉयल्ड राइस का नाम सुने हैं आप लोग, हाफ बॉइल्ड, जिसको भुजिया चावल कहते हैं, लोकली उसको भुजिया चावल कहते हैं। और एक होता है बिना मतलब ऐसे ही उसको वो पैरा बॉयलिंग करके नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही पॉलिशिंग कर दिया जाता है पॉलिशर से, जानते हैं आप लोग? सर लोकल में तो अरवा और उसमें बोलते हैं हाफ बॉइल्ड। हाँ, तो उसी को भुजिया चावल कहते हैं और अरवा चावल को पॉलिश राइस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई फार्मर ऐसे ही बेचता है, कोई आपने धान को अगर ऐसे ही डायरेक्ट बेचता है मार्केट में, तो उसका प्राइस कम मिलता है। लेकिन वहीं उसी का अगर चावल निकाल के अगर उसको और अच्छे से पॉलिश करके, पैकिंग करके या ये करके या पॉलिश करके अच्छा ये करता है, बेचता है, तो उसका प्राइस ज़्यादा मिलता है। तो इसी को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। जैसे टमाटर है, उसका केचप बना दीजिए, सॉस बना दीजिए, बनाने के लिए कोई अगर यूनिट लगा लेता है तो उसका केचप या सॉस का प्राइस ज़्यादा मिलता है। उसी तरह से
आप पिकल्स का है, अचार बनाता है तो वो उसका प्राइस ज़्यादा मिलता है। और जो अगर जैसे मार्केट में वेजिटेबल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको सन ड्राई करके उसको प्रिजर्व करके आप ऑफ सीजन में उसी वेजिटेबल को बेचते हैं, या फार्मर से अपने फैमिली नीड के लिए ये करता है, तो वो उसका ज़्यादा प्रीमियम प्राइस मिलता है, उसका ज़्यादा प्राइस मिलता है। कहने का मतलब उसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो एक जो फार्मर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल का जो कॉन्सेप्ट बेसिक है कि जो हम मॉडल जो है किसी फार्मिंग फैमिली के नीड के हिसाब से, किसी हर एक फार्मिंग फैमिली के हिसाब से हम मॉडल तैयार करते हैं। मतलब एक फार्मिंग फैमिली का हो सकता है एक लैंडलेस फार्मर हो, उसके पास ज़मीन नहीं हो, तो ऐसा नहीं कि उसके पास आईएफएस मॉडल उसको वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल नहीं अप्लाई मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने घर पर, वो भी कर सकता है। किसी के पास अगर 1 हेक्टेयर का लैंड है तो उसके लिए अलग मॉडल होगा, किसी के लिए 1 एकड़ लैंड है तो उसके लिए अलग मॉडल होगा। मतलब सभी के लिए फर्स्ट राइट जो होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, फर्स्ट राइट जो फार्मिंग फैमिली है उसका होता है। कोई भी प्रोड्यूस होता है तो उसका फर्स्ट राइट फार्मिंग फैमिली का होता है, और उसके बाद जब सरप्लस होता है तब वो मार्केट में सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है, और मुनाफा के लिए कमा सकता है। ठीक है, फार्मिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट समझ में आई आप लोग को? यस सर। नहीं आई तो बताइए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि हर एक जो हमारे यहाँ इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हमारे यहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए हमारे पूर्वांचल में, या तो अब बहुत लोगों के पास मतलब आप भाई पर कैपिटा लैंड एबिलिटी देखिए, तो हाफ एकड़, 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से प्लस वाले में बहुत कम लोग, मतलब 8 बीघा के से ज़्यादा वाले लोग, किसी के पास बहुत 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 कम ऐसे लोग हैं जिनके पास 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन। तो क्योंकि ज़मीन कम होने की वजह से उनका अगर इनकम बढ़ाना है तो यही एक रास्ता है जिससे कि फार्मर्स के फैमिली को नीड को भी पूरा किया जा सकता है, एज वेल एज उनका इनकम भी बढ़ाया जा सकता है। तो जो आईएफएस मॉडल है वो पहले कोई भी फार्मिंग जो फैमिली है उसके नीड और उसके पास जो रिसोर्सेस है, इन्वेंट्री है, रिसोर्सेस के हिसाब से ये मॉडल मतलब आईएफएस मॉडल बनाया जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। सर ये जो टाइप मॉडल का मतलब है कि मॉडल मतलब हमें इंटरप्राइजेज का सिलेक्शन, जो इंटरप्राइजेज का सिलेक्शन जो हम लोग करते हैं कि कौन सा इंटरप्राइजेज एक फार्मिंग फैमिली को एडॉप्ट करना चाहिए, वो उसके लैंड अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, उसके पास मैन पावर, ये सब चीज़ को ही ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं लैंडलेस फार्मर। ओके, एक लैंडलेस फार्मर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, क्या वो फार्मिंग सिस्टम के लिए जा सकता है? तो मेरा आंसर है यस, वो फार्मिंग सिस्टम के लिए, मॉडल के लिए जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे जा सकता है, तो वो जैसे एक गोट का यूनिट, वो मान लीजिए बारबरी का नाम सुने होंगे, गोट का नस्ल है, बहुत ही अच्छा नस्ल है, तो बारबरी नस्ल रखता है, तो उसको हम अगर इम्प्रूव देते हैं तो एक गोट रख सकता है या सिप रख सकता है, क्योंकि उसके लिए उसका ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए। वो अगर उसके पास अपने घर के अंदर ही 2-4 करके रख सकता है एज पर वो कैपेबिलिटी, तो वो उसके अनुसार गोट रख सकता है। पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री रख सकता है, मतलब गोट के साथ वो पोल्ट्री, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन भी कर सकता है, प्लस मशरूम कल्टीवेशन, वो मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकता है। ओके, कहने का मतलब वो अपने घर के अंदर ही मशरूम कल्टीवेशन के लिए भी यूनिट बना सकता है, प्लस पोल्ट्री के लिए भी बना सकता है, बैकयार्ड पोल्ट्री भी कर सकता है, और अगर उसके पास थोड़ा सा बैकयार्ड किचन गार्डनिंग का ज़मीन है तो उसमें वो सब्जियों का खेती भी कर सकता है। अब देखिए कैसे हम आपको लिंकिंग बता रहे हैं। ओके,
कि कैसे एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज को हेल्प करता है। यहाँ पर मान लीजिए कि लैंडलेस है तो हो सकता है कि फीड उसको बाहर से लेना पड़े, जैसे गोट का है या ए है, तो अगर फीड बाहर से, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहर से आप फीड ना लें, मतलब ये नहीं है। जैसे इको फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब बात होती है तो उसमें है कि आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन वो केमिकल, कोई सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर आप कोई सिंथेटिक केमिकल या और भी कोई भी चीज़ों का फर्टिलाइजर ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो वो आप जैसे अब अगर फार्मर उसमें बाहर से फीड लेता है, गोट को देता है, तो गोट का जो ये होगा, डंग होगा, तो वो अपने किचन गार्डन में, बैकयार्ड किचन गार्डन जो है उसमें वो डाल सकता है, तो उसका फर्टिलिटी बढ़ेगा। उसी तरह से मशरूम के लिए भी अगर वो आप ये लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, जैसे भूसी है या और भी जो स्ट्रॉ है, पैडी स्ट्रॉ या व्हीट स्ट्रॉ या और भी पल्सेस का जो स्ट्रॉ होता है, जो भूसा होता है, उसको लेकर के वो अगर वो करता है मशरूम कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के बाद जो उसका बचेगा तो वो फिर वो अपने खेत के अंदर डाल सकता है, तो उसका फर्टिलिटी बढ़ेगा। उसी तरह से पोल्ट्री मैन्योर जो है, पोल्ट्री का जो आप एक हार्वेस्ट 52 डेज में लेता है, जैसे अगर कॉकरेल करता है या वाइट वाला जो होता है, मतलब ये मुर्गा उसका ये करता है, तो वो उसका जो पोल्ट्री मैन्योर होगा वो अपने किचन में इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या कहने का मतलब कि वो हो सकता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर उसको डालना ना पड़े, क्योंकि ज़मीन का उर्वरा शक्ति उतना बढ़ जाएगा कि उसको एक हेल्दी फूड मिल सकता है पूरे फैमिली को, प्लस उसको एक्सटर्नल इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं रहने से उसका इनकम बढ़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी जितना भी कहीं भी अगर जैसे फार्मिंग में अगर एक्सटर्नल इनपुट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई फार्मर अपने फैमिली मेम्बर्स को यूज करके अगर फार्मिंग करता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, प्लस उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक लैंडलेस फार्मर भी कैसे कर सकता है और अपनी इंटरप्राइजेस को के आपस में एक लिंकेजेस डेवलप कर सकता है और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा अब मान लीजिए 52 डेज में उसका एक हार्वेस्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि साल भर में वो पोल्ट्री अगर फार्मिंग करता है तो कितना हार्वेस्ट ले सकता है। आप देखे होंगे प्रैक्टिकली भी कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं तो बहुत छोटे स्तर पर भी पोल्ट्री फार्म्स बनाए जा सकते हैं और बहुत छोटे स्तर से बना करके बहुत लोग अच्छा पैसा कमाए और फिर बाद में बहुत बड़े स्तर पर चले गए। तो छोटा शुरुआत करके भी धीरे धीरे करके ये एक अच्छा एक इंटरप्राइज एक अच्छा डेवलप हो जाता है। तो और उसी तरह से मेरा ये कहने का मतलब है कि आप साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक ढंग से जाते हैं किसी भी चीज़ को अप्रोच करेंगे, या जैसे बारबरी नस्ल या आप क्रॉप कल्टीवेशन की, तो उसमें क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा मुनाफा होने का और इनकम बढ़ने का और रिस्क बेरिंग एबिलिटी, मतलब ज़्यादा आप रिस्क को भी कवर कर सकते हैं। जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका रिस्क बेरिंग आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब अगर साइंटिफिक वे में एक बिजनेस के मॉडल के हिसाब से, एक बिजनेस के हिसाब से IFS को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को आप डेवलप करेंगे तो फार्मर्स का फैमिली का नीड भी पूरा होगा। ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअल। अब हम ये बताते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किन किन पैरामीटर पर खरा उतरता है। ठीक है, कि मतलब वो क्या क्या एक फार्मर का क्या क्या नीड को पूरा कर सकता है। ठीक है, ओके। हाँ सर। जैसे हाँ, पहला है कि फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कोई एक फार्मर अगर IFS मॉडल एडॉप्ट करता है तो उसको फूड सिक्योरिटी, उसको खाद्यान्न का या फूड का सिक्योरिटी उसको मिलता है। ठीक है, मानते हैं कि वो क्रॉप, उसके पास ज़मीन नहीं है तो क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इनकम होगा तो वो दूसरा फूड जो है मार्केट से भी परचेज करके अपना ये कर सकता है। इनकम होना चाहिए। तो एक फर्स्ट पैरामीटर पर खड़ा उतरता है कि
फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, नोट डाउन कर लीजिए। पहला पैरामीटर क्या है जिसपे कि फॉर आईएफएस सिस्टम ये है, पहला है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए जैसे आजकल मोरिंगा आप सुने होंगे, सहजन इसको मोरिंगा कहते हैं साइंटिफिकली। तो मोरिंगा स्पेसीज जो है अगर आप बाउंड्री पर लगाते हैं तो उससे इनकम आता है। और मोरिंगा का आजकल का जो लीव्स का भी डिमांड है, फ्रूट का डिमांड है, बहुत ही मतलब हाई प्रोटीन कंटेंट करता है, मतलब अच्छा प्रोटीन, अच्छा। हाँ ड्रमस्टिक, यस मोरिंगा या ड्रमस्टिक। तो कहने का मतलब कि पहला जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आज की तारीख में, हेलो यस सर। हाँ, आज की तारीख में क्या हुआ है कि हमारे सभी लोगों को फूड सफिशिएंट हम लोग हो गए हैं, लेकिन हमारा जो पूरा जो मासेस है अभी भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है। मतलब उनको पेट तो भर जा रहा है, लेकिन जो मिनरल्स, विटामिन्स, जो कुछ भी और भी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। एग्रीड और नॉट एग्रीड? एग्री सर। फुल्ली एग्री। तो कहने का मतलब आईएफएस मॉडल के लिए हम जाएंगे तो फूड सिक्योरिटी के अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलेगा, क्योंकि उनको पोल्ट्री अगर ये करते हैं, रीविंग करते हैं, तो वो अपना बैकयार्ड कहीं भी पोल्ट्री ये करते हैं तो उनको भी वो भी खा सकते हैं, तो उनका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। अगर फ्रूट कल्टीवेशन करते हैं, वेजिटेबल करते हैं, तो इनका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगा कि नहीं? तो पहला जो पैरामीटर है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लिख लिए। सेकंड लिखिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। हाँ, मतलब एक फार्मिंग, आज सबसे बड़ा क्या है, आप लोग यूथ हैं, हमारे बच्चे हैं, सभी लोग कितने मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से लोग जूझ रहे हैं। तो अगर एक और इसमें एक पॉइंट नोट करिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के बाद, ईयर राउंड, समझ रहे हैं, ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मिंग फैमिली। मतलब अलग अलग इंटरप्राइजेज लेने से उनको सालों भर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। नोट इट डाउन प्लीज। ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट टू फार्मिंग फैमिली, मतलब सालों भर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनके फार्मिंग फैमिली को। क्योंकि कभी फ्रूट का प्रूनिंग करना होगा, कभी फ्रूट तोड़ प्लग करना है, कभी टिलेज करना है, कभी वीडिंग करना है, कभी डेयरी अगर रखते हैं, अगर ये रखते हैं, अच्छे नस्ल की गाय रखते हैं, तो उनको खिलाना है, उनको मिल्किंग करना है, तो एक एम्प्लॉयमेंट उनको वर्क मिलता है। तो ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट टू फार्मिंग फैमिली। एंड थर्ड वन फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बाद इनकम सिक्योरिटी। थर्ड वन क्या है? इनकम सिक्योरिटी और यू कैन से इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मतलब उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरों को के देखने के बजाय, दूसरे पर डिपेंड होने के बजाय वो इनकम सिक्योरिटी भी उनको मिलता है, क्योंकि हमेशा उनके पास मार्केटेबल सरप्लस रहता है। जो लैंड जो यूनिट एरिया जो है उनके पास जो प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास क्या रहता है? मार्केटेबल सरप्लस रहता है। तो मार्केटेबल सरप्लस से उनको डेली कुछ ना कुछ इनकम उनके पास आते रहता है। कभी वेजिटेबल का हार्वेस्ट होगा, कभी फ्रूट का हार्वेस्ट होगा, अलग अलग सीजन में। आप देखिए पूरे ईयर राउंड आप देखिए, तो आप मार्केट में ही कभी आप गहराई से सोचिए बैठ करके, तो हर एक सीजन में आप देखते होंगे कुछ सीजनल फ्रूट्स आते रहते हैं। कभी आपको अमरूद आएगा, कभी अभी आप देखेंगे कि बेर आएगा, संतरा आएगा, सेब आएगा। आजकल सेब तो खैर सालों भर मिलता है, लेकिन बहुत सारे आपको फ्रूट्स देखेंगे कि आम, उसके बाद मैंगो का सीजन। तो हर एक सीजन में अलग अलग तरह का फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आते हैं। अब उसका कल्टीवेशन करते हैं तो उनको अच्छा इनकम मिलता है। स्वीट पोटैटो, बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे जो ये है वो
स्वीट पोटैटो तो ये है, ट्यूबरस क्रॉप है। कहने का मतलब फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे गुआवा एंड ये है आपका कैरेट हो गया ऑरेंज है। सर। हाँ बोलिए। कैरेट हो गया सर, केवल अभी मिलता है सर। हाँ हाँ, कैरेट है। तो कहने का मतलब सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है अलग अलग सीजन में मिलते हैं, तो उनका डिमांड हमेशा रहता है। और आप लोग को भी सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए, ताकि आपको जो हर एक सीजन का जो ताकि हर एक सीजन में आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। तो पहला आपको बताया फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सेकंड जो बताया एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी, उनको इनकम सिक्योरिटी रहता है। फोर्थ वन जो है, ठीक है, इकोनॉमिक कह रहे हैं, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्यावरण के लिहाज से भी, मतलब पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से, जैसे आजकल हम लोग बातें कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में कि हमको पर्यावरण का केयर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो क्योंकि मिनिमम रिसोर्सेज का हम जो फार्म पर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक्सटर्नल इनपुट इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन कम से कम करना है। तो क्या है कि हम पर्यावरण को, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर या और भी एक्सटर्नल इनपुट्स का कम से, आप डीजल का कम इस्तेमाल करते हैं, अपने फैमिली रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मैन पावर का करते हैं, तो उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होता है। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण के हिसाब से भी, क्योंकि ये मेरा एक यहाँ पर मैं एक सबमिशन है, हम्बल सबमिशन है कि IFS मॉडल जो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, समझे। इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स है, जो ये पूरे सिस्टम, पूरे अर्थ में जो भी जो सिस्टम चलता है, जो इकोलॉजी है, तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। कहने का मतलब एक, जैसे हम प्लांट पर, एनिमल्स पर डिपेंड हैं, तो एक रिसाइकलिंग होते रहती है हमेशा। जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, खाते पीते हैं, फिर उसके बाद फिर उनका लाइफ पूरा होने के बाद फिर मर जाते हैं, फिर डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजर्स आते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फिर से रिसाइकल होकर के वो हो जाता है। जैसे हम लोग में नहीं कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा, मतलब 5 तत्व से बनता है, फिर वो 5 तत्व फिर जाकर के मिल जाता है। तो एक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बना है IFS मॉडल। इसलिए ये इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के हिसाब से पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचाता है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ? हाँ सर। यस। तो जैसे अभी हम लोग, आप शायद अभी जल दिवस था 22 तारीख को, आपको मालूम होगा, विश्व जल दिवस। हाँ सर। शायद आप लोग अखबारों में पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन मैं अपना थोड़ा सा विचार अलग रखता हूँ, अलहदा रखता हूँ, क्योंकि जैसे आप मेरे छोटे बच्चे हैं के समान हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग को आगे बहुत कुछ करना है। हम आवश्यकता से कोई भी चीज़ अधिक इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये मानवता के खिलाफ है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। थोड़ा आप लोग को हो सकता है कि आप लोग खराब लगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, कहने का मतलब हमको आज नहीं तो कल उपभोक्तावादी संस्कृति को बंद करना ही होगा। अगर हम पर्यावरण के सुरक्षा के लिए वास्तव में गंभीर हैं, तब आप लोग, मैं जो बात कहा हूँ शायद आप लोग गंभीरता से विचार करिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, हमारा संस्कृति, हमारा जो कल्चर था, उसको छोड़ करके हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के जो भी अवधारणाओं नाम मेरे भीतर होना ही होना है। जैसे हम लोग आज कोरोना के चलते कितना, आप पिछले सालों से हम लोग कितना भय और कितना भय तो छोड़ दीजिए, हम लोग मान लें कि जो इनकम जिनको आ रहा है या कुछ न कुछ,
लेकिन जो लोग गरीब हैं सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों का, पर्यावरण का नुकसान हो, फ्लड आता है, बाढ़ आता है या ओलावृष्टि होता है, सबसे ज़्यादा गरीब का ही का नुकसान होता है। मतलब उनका सबसे पहला जो जीवन संकट में आता है। तो कहीं न कहीं जैसे हम लोग भी इसके कारक हैं, जो संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा उपभोग करो, तो उससे बहुत ये मानवता के खिलाफ है मेरे मित्र। और आज नहीं तो कल आप अभी यंग हैं, आप लोग विचार करेंगे, आप लोग को थोड़ा लग सकता है कि सर थोड़ा ज़्यादा बोल दे रहे हैं। नो सर। क्योंकि क्योंकि आप देखिए, आप हम जो ज़्यादा इस्तेमाल करके हम अपने ही जीवन को खतरा में डाल रहे हैं। यस सर। हाँ सर। क्योंकि आप भाई सर्वाइवल के लिए, मैं पहले भी क्लासों में आपको बताया था, शायद आप भूल चुके होंगे या फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ कि हमारे सर्वाइवल के लिए क्या सबसे ज़रूरी है मित्र। सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। पानी के बिना हम लोग 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और खाना के बिना हम लोग 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अब आप बताइए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो मूलभूत आवश्यकता क्या है? हमारे सर्वाइवल के लिए मूलभूत आवश्यकता है ऑक्सीजन, पानी और खाना। आप आज भी देखिए, जारवाज ट्राइब, अंडमान निकोबार में जारवा ट्राइब है, वो लोग हजारों साल से जिंदा हैं। उनको क्या, खाना, पानी और हवा इसी से पर जिंदा है। उनका बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा गाड़ी से तो उनके पास नहीं है, लेकिन हजारों साल से जिंदा है। तो ये चीज़ हमारे लिए अगर अवेलेबिलिटी कम होता है, पानी के, जल की उपलब्धता कम होती है, खाना का उपलब्धता कम होगा, ऑक्सीजन का मात्रा वायुमंडल में कम होगा, तो हमारे सर्वाइवल पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। तो वही आज हो रहा है। आज हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है। आज हम लोग को शुद्ध पानी नहीं मिलता है, आरओ लगाना पड़ता है। हम तो आज तक जीवन में, बचपन में कभी नहीं देखे थे कि कोई आरओ लगा रहा है। वही चापाकल से पानी पीते थे। बीएचयू में आए तो यही नल से, टोटी से पानी पीते थे। कभी हम लोग आरओ का नाम ही नहीं सुने। अब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप आरओ का पानी पीजिए, आपका पानी नहीं पच रहा है, ज़्यादा टीडीएस वाला पानी पी रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हम अपने ओन सर्वाइवल को, जो फूड खाते हैं, तो इस पे इतना सारा इंसेक्टिसाइड या बहुत सारा, मैं चूँकि एग्रीकल्चर का हूँ इसलिए मैं मना नहीं कर सकता कि इंसेक्टिसाइड ना स्प्रे करें, लेकिन फार्मर्स हमारे इतने इलिटरेट हैं या फार्मर्स को इतना जानकारी नहीं है, वो बिना मतलब कोई भी पेस्टिसाइड छिड़काव करते रहते हैं। पेस्टिसाइड ज़रूरी है, लेकिन नीड बेस्ड, ज़रूरत के हिसाब से हमको पेस्टिसाइड डालना है, ज़रूरत के हिसाब से हमको केमिकल फर्टिलाइज़र डालना है। फार्मर्स को ये एडवोकेट नहीं करना है कि आप जाइए और खाली खाद छिड़कते रहिए या पेस्टिसाइड छिड़कते रहिए। बैलेंस्ड वे में न्यूट्रिशन करना है, या नीड बेस्ड जैसे हम लोग दवा लेते हैं, उसी तरह से नीड बेस्ड पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। क्योंकि वो अगर खड़ा फसल है, सब लोग ये कर रहे हैं, तो वो भी बचाने के लिए, अगर खड़ा फसल ख़त्म हो जाएगा तो हम तो कहीं एक एग्रीकल्चर प्रोफेशनल होकर नहीं कह सकते हैं कि आप मत छिड़किए। लेकिन कहने का मतलब, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जो फूड में जो रेजिडू आ रहा है, पेस्टिसाइड रेजिडू आ जा रहा है, तो हमारे शरीर को, हेल्थ को इतना कैंसर क्यों बढ़ गया है? आप पंजाब हरियाणा के बारे में जानते होंगे। पंजाब में एक कैंसर ट्रेन चलती है, क्योंकि पंजाब हरियाणा एग्रीकल्चरली एडवांस स्टेट है। पंजाब से एक कैंसर ट्रेन चलती है। अब आप सोचिए कि कैंसर क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये सब सूक्ष्म जो रूप में जो पेस्टिसाइड है या ये है जो, या पोल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं, वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और उसके बाद हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं हमारे। तो कहने का मतलब कि मैं ये तो मानता हूँ कि अधिक से ज़्यादा उपभोग, आप छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि हम लोग घर बनाते हैं, कभी ज़रूरत नहीं होता है उतना स्पेस का, कम स्पेस में भी रह सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 1 इंच ज़मीन भी हवा पानी के लिए नहीं छोड़ते हैं, चारों तरफ कवर कर लेंगे। 1, 2, 4 पौधे लगाने के लिए भी उनके पास ज़मीन नहीं छोड़ते।
तो एक सोच जो हम लोग का इतना ये हो गया है कि जितना ज़्यादा ऑक्युपाई कर सको, जितना ज़्यादा कवर कर सको, तो कहीं न कहीं जो उपभोक्तावादी हमारे अपने जीवन को ही खतरा में डाल रहा है और एक कहीं न कहीं ये मानवता के खिलाफ है मेरे लिए। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का हूँ, इतना दिन से इस काम को कर रहा हूँ और पर्यावरण के बात पर भी हम लोग का पर्यावरण पोल्यूशन में भी एग्रीकल्चर का योगदान है। क्योंकि अगर ये कवर होता फॉरेस्ट से तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं शायद कहा हूँ, इस बात को पहले भी कहा हूँ कि एग्रीकल्चर करने, खेती करना, खेती पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन खेती करना जरूरी है इसलिए क्योंकि हमको कितना अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, 6 बिलियन है, कितना है? 7 बिलियन प्लस है सर। वर्ल्ड पॉपुलेशन कोई गूगल करके देखिए। 7 बिलियन प्लस है सर। हाँ, मैं तो कम ही बता रहा था, 7 बिलियन प्लस, 8 बिलियन हम लोग पहुंचे थे। 7 बिलियन को खिलाने के लिए तो हमको खेती करना होगा ना, लेकिन खेती पर्यावरण के लिए सही नहीं है। अगर ये फॉरेस्ट कवर होता, फॉरेस्ट जंगल रहता, तो शायद हमारा और भी ये पृथ्वी और भी खुशनुमा होता। मजबूरी है खेती करना, तो हम लोग कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ये तो हमारा यही होना चाहिए। कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। तो IFS मॉडल, मैं थोड़ा सा विषय से थोड़ा ज़रूर हट गया अभी, जो मैं टॉपिक पर से बात अलग करते करते अलग चला गया, लेकिन मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को गहराई से समझिए। अभी BHU फिर बंद हो गई 23 तारीख से, कल से फाइनल ईयर के स्टूडेंट आए थे, उन फिर से अब वापस जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप कहीं ना कहीं, जो हम लोग इतना होने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, अब इसको हमको बताना होगा कि मानवता के खिलाफ है, तभी हम लोग सुधरेंगे और इस बात को गहराई से समझेंगे कि नहीं, जितना कम से कम में रहा जाए, जितना से कम वस्तुओं का उपभोग किया जाए, तभी ये धरती बच पाएगी, तभी हम जिंदा भी रह पाएंगे। सब कुछ हो जाए, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पानी, देखिए एग्रीकल्चर के लिए पानी का बहुत ज़रूरत है। आप पीसी कल्चर करते हैं, आप डेयरी करते हैं या क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, तो क्रॉप के लिए सिंचाई का ज़रूरत होता है। आप अगर पूरे फ्रेश वाटर जो 1% अवेलेबल है, तो 70 to 80% वाटर जो एग्रीकल्चर में जाता है, फसलों की सिंचाई के लिए जाता है। नहीं सिंचाई करेंगे तो पैदा ही नहीं होगा, और अगर क्रॉप नहीं पैदा होगा तो डेयरी नहीं होगा। भाई क्रॉप के फसल के सोर्स जो है, उसी को तो हम लोग डेयरी को खिलाते हैं, अभी तो गाय दूध देती है। या क्रॉप करे, क्योंकि ये गाय क्या है, एक हर्बीवोर है, हर्ब्स को खाते हैं, तो गाय को सर्वाइवल के लिए हर्ब्स भी जरूरी है। तो पानी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैसे हम क्रॉप कल्टीवेट कर पाएंगे? तो पानी का संरक्षण जो है, जल का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग को भी जल, जंगल, जमीन, ये तीनों को बचाना है। जल को भी बचाना है, जंगल को भी बचाना है, जमीन को भी बचाना है। ये हमारे सोच, हमारा व्यवहार से ही बच सकता है। जब हम ये सोचे कि नहीं, हमको पशु पक्षी सभी चीज़ का ध्यान रखना है, सभी के जो उनका सर्वाइवल है, उसके लिए हमको उनको कैसे हेल्प करें कि वो भी इस पृथ्वी पर जिंदा रह सकें, क्योंकि उनका सर्वाइवल हमारे सर्वाइवल से लिंक है। वो अगर सर्वाइव करेंगे तभी हम भी सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए जल, जंगल, जमीन, जंगल रहेगा तो जितने सारे पशु पक्षी जो हमारे मित्र हैं, पशु पक्षी सब जिंदा रहेंगे, और वो तभी हमारे लिए पृथ्वी पर रहने का वातावरण उस तरह से बना के रखेंगे। क्योंकि जितने भी तो थोड़ा सा हट गया थोड़ा विषय से, एग्रीकल्चर के विषय से। ये सब जानकारी होते हुए सभी को फिर इस पे एक्शन क्यों नहीं हो पाता है? गवर्नमेंट को ही पता है कि क्योंकि देखिए, आप बहुत ही अच्छा बात बताया कि इतना जानकारी होते हुए भी एक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो आप तो लोग चूंकि तो स्कॉलर हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, MA कर रहे हैं, आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, BHU के छात्र हैं, तो आप इस इतने गहराई से समझते हैं कि क्या है। एक आम आदमी, मेरे मित्र, इस बात को नहीं समझ पाता है। समझ रहे हैं मेरे बात?
और एक एक जो व्यवस्था है मेरे मित्र, ये जो व्यवस्था है ये आम आदमी के बेसिस पर चल रहा है। जैसे क्या है, पॉलिटिकल क्लास जो चुन के आती है कहाँ से, आम आदमी से चुन के आती है, हमारे आपके जैसे लोगों से नहीं आती है चुन के। तो आम आदमी को जो दिखता है वही बिकता है। कहने का मतलब जो दिख रहा है कि ऐसा है, हमारे लिए ये विकास कर दिया, हमारा वो विकास हो गया, हमारा वो हो गया, तो उसी को वोट देते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल लेवल पर जब तक ये बात नहीं होगी, जो हमारा लोग विचारधारा, लोगों का सोच हमारा उस तरह का नहीं होगा, जीवन पद्धति साधु संतों जैसा कम से कम वाले, तो कहने का मतलब उसको वहां पर लाना होगा। हम लोग सब चीज बात करते हैं, ये बात सिर्फ बोलने के लिए होती है, अमल नहीं करने के लिए होती है। समझ रहे मेरी बात को? अभी भी क्या अंदर के जो हमारे अंदर जो लोभ जब बसा हुआ है ना, हमारे अंदर शरीर के अंदर जो लोभ का जो कांटा फंसा हुआ है, इसको निकालना तो बहुत मुश्किल है मेरे मित्र, इसको बहुत निकालना कठिन है। सर इसमें सोच में भी सर अच्छा रहता है, बहुत सारे थिंकर्स गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है। हाँ वही बात, डेवलपमेंट मानते हैं जैसे बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप लोग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो आप देखो सब लोग अब तो बिल्कुल सही आप बताए हैं कि वो इसको इकोनॉमिक, वो इन्वायरमेंट, आप इतना सारा उत्तराखंड में डेवलपमेंट होता है, वो लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो पर्यावरण को जरा सा तवज्जो देते ही नहीं। और वहाँ उनके पे एजेंडा में पर्यावरण, उपभोक्तावादी ये कहीं आता ही नहीं है। ये तो हम और आप सोच रहे हैं ना, क्योंकि आप स्कॉलर हो, आप एमए के स्टूडेंट हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, इसलिए आप इतना गहराई से सोचते हैं। हाँ बोलिए। सर आई थिंक सर कैपिटलिज्म का भी तो इसमें वो एक इन्फ्लुएंस मान सकते हैं ना सर, उपभोक्तावाद की संस्कृति को तो मतलब वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि कैपिटलिज्म का ही देन है। जैसे जो उपभोक्तावाद जो है, कैपिटलिज्म क्यों आया? क्योंकि उपभोक्तावाद, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, वो नए नए सामान बना करके मार्केट में बेचते हैं, नया नया नीड क्रिएट करते हैं जिसका जरूरत नहीं था। अगर एक घर वेंटिलेटेड हो, आप पता नहीं गांव में रहें कि नहीं, मैं तो थोड़ा दिन 10 क्लास तक गांव में रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, तो अगर रूम वेंटिलेटेड हो चारों तो खुला तो उसको क्या एसी का जरूरत है मेरे, बताइए आप। हाँ सर, पंखा भी नहीं होता था, पंखा भी नहीं होता था पहले तो। हम अब उस बात की भी नहीं कह रहे कि आप पंखे वाले जमाने में चले गए, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि कुछ घरों में सर छत के ऊपर, छत बनने के बाद फिर ईंट किया गया है, उससे छत गर्म नहीं होता है। हाँ, जब बीएचयू में पूरा वैसे ही बना हुआ है। अच्छा, तो मेरा ये कहने का मतलब, उन्होंने जैसे हमारा ये कहने का मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि अब वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमको लिमिट करना पड़ेगा, कहीं नहीं एनर्जी कंजम्पशन। अब वो लोग नया सामान, कैपिटलिज्म क्यों कैसे बढ़ता है? कैपिटलिज्म खेती से थोड़ी बढ़ जाएगा, खेती करके कोई अमीर थोड़ी बनेगा, कभी नहीं बन पाएगा। हाँ? जरूरत क्रिएट करते हैं वो, नीड क्रिएट करते हैं वो जरूरत क्रिएट करते हैं, टीवी पर प्रचार आएगा, इश्तेहार आएगा, अखबारों में आएगा, बच्चों को दिखाया जाएगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, मुफ्त में भी खिलाएंगे वो लोग, मुफ्त में भी जहर खिला देंगे। बच्चों को अच्छा लगा रहा है तो बच्चे डिमांड क्रिएट घर में मांगेंगे तो गाड़ियाँ लाएंगे। तो कहने का मतलब ये सोचा समझा ये है, जो एक टॉप क्लास का जो ये है वो चाहता है कि वो इसी तरह से फंसा रहे पब्लिक। अरे मासेस एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनका तो तख्ता पर, वो तो समझ में जब आने लगी जनता को, तब क्यों ये सब खरीदना बंद कर देगी ना। और एक बहुत बड़ा है, आप सटल स्केल पर देखिए हमारे शरीर के अंदर, चाहे हम लोग सोचते हैं, हम लोग के अंदर एक लोभ लालच रहता है, वो उस लोभ लालच को एक सीमा से बाहर जाने के को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हम भी कहते हैं लेकिन हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट सो ईजी। हम भी कह रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हम भी उतना नहीं पालन कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा ही ये है, इसके पीछे इतना आसान भी नहीं जितना हम कह रहे हैं कि उपभोक्तावाद संस्कृति को, लेकिन चूंकि इंडिया सरवाइव कर रहा है इसलिए, क्योंकि हमारा संस्कृति शुरू से ही मतलब इन सब चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया, इस पर कभी एम्फेसिस नहीं रहा। अभी 100 सालों में थोड़ा, या 50, 60, 70 सालों में चेंज हुआ, लेकिन जो हमारे यहाँ जो लोग, कोई अगर स्कॉलर पैदा भी होता था तो उसका मुख्य उद्देश्य था क्या? ईश्वर को देखना, अध्यात्म। उसका मुख्य उद्देश्य कभी ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाना नहीं रहा कि कोई ये कर रहा है। यहाँ जीवन जब जन्म लेता था तो उसके बाद उसका उद्देश्य होता था कि अगर पढ़ने लिखने में अच्छा है तो अध्यात्म की तरफ जाए।
एक अच्छा पंडित, अच्छा एक विद्वान बने, मतलब उनका ये उस तरह का दृष्टिकोण था, मतलब कम से कम में जिंदा रहना है। हमारे यहाँ संतों साधुओं इसको पूजा जाता था क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते थे, उनको त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता जाता था, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है जो हम और आप कह रहे हैं ना, जैसे पॉलिटिकल लेवल में हो या कहीं भी लो, तो इतना आसान नहीं है लोभ लालच इसी उपभोक्तावादी संस्कृति को त्याग करना। ये थोड़ा लंबा विषय है, लेकिन इस पर डिस्कशन का विषय है, लेकिन इतना आसान नहीं है, हम और आप बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा क्रिएट किया जाता है, ऐसा ये किया जाता है कि सोसाइटी में लोग उस पर उतना गहराई से विचार नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम कर रहे हैं वो पर्यावरण के लिए सही है। इतना दूर तक आज, जैसे आज आपके सामने इस बात को हम रखे, आज हम जैसे आप लोग की बात के सामने रखे कि उपभोक्तावाद जो है मानवता के खिलाफ है, तो आपके मन में हुआ होगा कि नहीं सर बता रहे हैं तो मैं भी गहराई से विचार करूँ कि ये गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो बताया ही नहीं गया कभी कभी, तो कभी फॉरम को बताया नहीं जाता कि उपभोक्तावाद जो है मानवता के खिलाफ है। तो ये अब जैसे जो IFS का मॉडल हम लोग का लिया गया, ये इकोलॉजिकल लिविंग का बेसिस पर डिफिनेशन ही चेंज हो गया था। पहले ये नहीं था कि लोगों को कमाना करना, और आजकल के लोग को बस फोकस हो गया कि कैसे भी कमा कर ऐसी करना है। पहले के लोग ऐसे नहीं था। हाँ, इसे हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है, अच्छे गाड़ी में घूमे, अच्छा आलीशान बिल्डिंग हो, सब मतलब पैरामीटर्स चेंज हो गए। पहले के पैरामीटर्स अलग थे, पहले स्कॉलरिस्टिक हमारे ग्रैंडफादर वगैरह हमको आज भी उस समय बताते थे कि जैसे शादी विवाह में लोग जाते थे तो वहाँ पर वार्तालाप होता था, बाराती और सराती पक्ष में शास्त्रों पर शास्त्रार्थ होता था। यस सर, इसके बारे में पढ़ा है हमने एक दिन। अभी तो एक वो लोग शास्त्रार्थ करते थे और दोनों पक्ष में तौलते थे कि कितना किस पक्ष में कितना विद्वता है। अब आप देखिए, और शाम को लोग घर में आते थे खेती बाड़ी करने के बाद, तो वो लोग भजन गाते थे, मनोरंजन इंटरटेनमेंट भी होता था, ये भी होता था, ईश्वर के पास कुछ ईश्वर की भक्ति भी करते थे, मन को शांति भी मिलता था, दोनों काम होता था। अब आज टीवी पर क्या होता है, टीवी पर देखिए न्यूज चैनल खोलिए तो उसमें लड़ाई हो रहा है, दो आदमी बीजेपी ये सब मिलकर कांग्रेस सब तरह के चार आदमी बैठ के माथा पट्टी लड़ता है, पट्टा पट्टी हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप सोचिए, अब वही सब दिमाग में जब जाएगा तो क्या होगा, आदमी का दिमाग तो भ्रष्ट हो गई। आदमी आप माइंड को क्या फीड कर रहे हो, तो उसी से आपका पूरा चीज़ आपका डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप आज क्या करने वाले हैं। तो आप फीडिंग गलत कर रहे हैं हमारे छोटे यंग ब्लड्स को। आज देखिए हमारे यंग ब्लड्स कितने सुसाइड कर लेते हैं, उनके पास पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है, ये जॉब करो वो करो, नहीं कर पा रहे हो तुम, खत्म हो खेले हो। सर ईगो बहुत ज्यादा हो गया सर, और ईगो बहुत ज्यादा हो गया, सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुरंत बात आप लोग यंग हैं, आप लोग बेटे बेटियों के समान है। आप लोग देखिए आप लोग पर कितना प्रेशर रहता है बच्चों पर कि आप अच्छे नहीं कर पा रहे हो, अब जबकि हमारा हर एक बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है और उनमें बहुत कुछ अच्छा करने का क्षमता भी, लेकिन इस बात को कभी नहीं कहा जाता कि आप कुछ कभी अच्छा करो, अच्छा करते रहो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहो। अगर उसको अगर प्रेरणा दिया जाए तो बहुत अच्छा एक्सेलेंट करे। हर एक बच्चे में अलग अलग गुण होता है और समाज के लिए अपने लिए बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उनको मनोबल गिरा दिया जाता है कि इतना पैसा नहीं कमाते, वो नहीं कमाते हैं। पैसा से आदमी को तौलते हैं, आप बताइए, उसके सोच विचार इससे नहीं तौलते हैं। ठीक है, थोड़ा कम भी पैसा कमाए, अगर अच्छा इंसान है तो ही इज गुड, ही इज बेटर मैन। अगर कोई आदमी थोड़ा कम भी पैसा कमाता है, अगर पैसा कमाए, लेकिन अगर जैसे कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने पर कमा लेता है, लेकिन एक अच्छा इंसान है, पैसा कमाने के साथ एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है, गुड ह्यूमन बीइंग। इस पे लोग फोकस नहीं करते, पैसे से ही तौलते हैं। अरे वो इतना बड़ा कार में जाते हैं तो वो अच्छा आदमी है। तो कहने का मतलब कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं अब आप लोग हैं तो आप लोग को चूँकि चैलेंजेज आपके सामने ज़्यादा है, आपको पर्यावरण का चैलेंज, देखिए डिजीज, तमाम तरह की चैलेंजेज आ रहा है। अब हम घर से निकलते हैं, यहाँ जा रहे हैं ऑफिस, तो हमेशा अलर्ट कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइजर का यूज़ करना है। ऑफिस पहुँचने के पहले पहुँचने के साथ साथ पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे, मास्क ठीक से लगाएंगे,
देखते रहेंगे। अब आप सोचिए हमको काम करना है तो हम दूसरे चीज पे फोकस कर रहे हैं। समझ रहे बात की? तो आप देखिए कितना हाँ सर। अच्छा, आने वाली पीढ़ी के लिए तो और नुकसान होता है। पहले पहले के टाइम हम लोग पानी ऐसे नल का पी सकते थे, बट आज विदाउट आरओ का पीना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे आप लोग यंग ब्लड्स में बहुत ताकत है, बहुत ये है, आप लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं इसलिए आप लोग के सामने बातों को रखा हूँ, क्योंकि एक सोच, एक विचार बहुत बड़ा फर्क करता है, फर्क पैदा करता है किसी के ज़िंदगी में। और इसलिए मैं आप लोगों को इस बातों को कह रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई तो चलिए मैं कोर्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे आज मन में था तो मैं सोचा कि क्योंकि आईएफएस का जो लिंक भी इससे था, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो आईएफएस का मॉडल है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस भी आज ये कर दूंगा, क्योंकि बच्चे हैं तो आप लोग को भी ये है। तो कहीं मतलब ये आप हमेशा सोचिए कि कहीं मतलब पर्यावरण के लिए भी जाएं तो हम ऐसा कुछ काम न करें कि जो पर्यावरण को नुकसान हो। कहीं गए तो कुछ पेड़ लगा दिए, कोई पेड़ है तो उसमें पानी डाल दिए, कुछ अच्छा करते रहिए। मतलब क्योंकि वृक्ष से ही जल है, जल से ही वृक्ष है। जल जंगल जमीन ये तीनों चीज़ बचेगा तभी हमारा सर्वाइवल भी बचेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े हैं इसलिए बात को मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ। ऐसे चीज़ों में पैसा भी लगाइए, जैसे आप पैसा कमाने लगिए तो ऐसे जगह पैसा लगाइए जिससे कि पर्यावरण का रक्षा हो। आप अपने नीड को भी, रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर पैसा सरप्लस होता है तो कुछ ऐसे चीज़ों में लगाइए जहाँ की हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, लोगों में मैसेज जाए, लोगों में एक अच्छा, एक बहुत मैसेज, अगर कुछ छोटा भी काम आप करते हैं मैसेज बहुत दूर तक जाता है मेरे भी। तो वैसा कुछ करें आप। तो थोड़ा सा एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने लाइफ में जो छोटा किया हूँ तो आपको बता शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मैं मैं अपना अभी कार में नहीं खरीदा हूँ। आई एम प्रोफेसर, बट मैं अभी भी स्कूटी चलता हूँ। मैंने पैसा, मेरे पास कुछ सरप्लस हुआ तो मैंने सोलर प्लेट्स लगवाए हैं अपने छत के ऊपर, ताकि रिन्यूएबल मतलब एनर्जी का सेविंग, मतलब मेरा पर्पस ज़्यादा पैसा बिल सेव करने से ज़्यादा था कि कम से कम कुछ एनर्जी सेविंग होगा तो कुछ जंगल कटने या मतलब कोयला जलाने से बच जाएगा, मतलब बचत हाँ होगा। सर, इन्वायरमेंट से होगा। हाँ, तो इन्वायरमेंटल रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल, तो ये छोटा सा मैं किया हूँ। और मैं जो घर बनाया हूँ चारों तरफ से छोड़ करके, मतलब 3-3 फीट ज़मीन चारों तरफ से मेरा वेल वेंटिलेटेड है सब तरफ से, और सामने में भी काफ़ी स्पेस, मतलब ये नहीं कि मैं पूरा कवर किया हूँ, उसमें थोड़ा बागवानी भी करता हूँ। एक छोटा सा मैं प्रयास करता हूँ, सामने भी साफ़ सफाई और ये करने का ध्यान रखता हूँ। साथ साथ जैसे अपने इंस्टीट्यूट में भी जाता हूँ तो काफ़ी टॉयलेट वगैरह, चाय सब्जी, तमाम चीज़ के लिए साफ़ सफाई के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को कहता हूँ, उसे करवाता हूँ। तो मतलब एक छोटा सा मेरा प्रयास रहता है कि कहीं भी ये जाए तो मतलब एक छोटा सा जो कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और एक आप चूँकि आप यंग हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत चेंज ला सकते हैं। आप 18 लोग हैं या 20, मान लें कि 20-22 स्टूडेंट आज ये कर रहे हैं, बहुत चेंज ला सकते हैं कहीं भी सोसाइटी में। एक्चुअली बीएचयू का इसलिए नाम ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं तो वो उनमें एक संस्कार है, उनमें एक भावना है, उनमें एक मालवीय जी के अंतर प्रेरणा है कि जिस अवधारणा को लेकर के मालवीय जी स्थापना किए थे। क्योंकि एक ऐसा एक वाक्य मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहता हूँ कि मालवीय जी से पूछा गया था कि ये यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट आपके निकल करके कहाँ नौकरी करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम यहाँ पर ये पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए सिर्फ हम नहीं यहाँ का स्टूडेंट विश्वविद्यालय बनाया। यहाँ से जो विश्वविद्यालय से जो हमारे स्टूडेंट निकलेंगे वो देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। तो इस मोटो के साथ आप लोग काम करिए। थोड़ा सा मैं आज विषय से हट गया, आई एम थोड़ा सॉरी। कोई नहीं सर, इस पे भी चर्चा होना जरूरी है सर। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं डिपार्टमेंट जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में एक कोई जो एक सब लड़के का नाम 18-20 जो आज हैं करीब 22 बजे। थैंक यू आप लोग इतना थैंक्स भेजे। आलोक जी थोड़ा आप लोग अपना एक नाम